नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मिलने आए हैं पुणे की वरिष्ठ साहित्यकारा इंदिरा जी सबनम पूनावाला से। और आज हमारे पॉडकास्ट माय एक्सप्रेशन अ जर्नी हिंदी सफ़रनामा पे हमारी वरिष्ठ साहित्यकारा के बारे में आज हम जानने वाले हैं। इन्होंने बहुत ढेर सारी रचनाएं लिखी हैं और बहुत ही भाषाओं में लिखती हैं। तो आइए मिलते हैं और स्वागत करते हैं इंदिरा जी का। इंदिरा जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। इंदिरा जी, आपका घर बहुत सुंदर है और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि आपकी कितनी ढेर सारी किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं। आपने इतनी भाषाओं में लिखी है, खास करके उर्दू है, हिंदी है और सिंधी में भी आपने काम किया है। तो आप इतनी साहित्य से इतने दिनों से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी टाइम से आप लिखती आ रही हैं। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि या किस तरीके से आपका बचपन बीता और ये सफ़र आगे कैसे बढ़ा। बचपन तो मेरा बहुत डबल पर्सनैलिटी के साथ बीता है। एक ऐसी जिसमें बड़े बातें बताते थे कि कैसा पार्टीशन होता था, बहुत दुख की बातें। मेरे पिताजी बैंकॉक में थे तो वो वहाँ पर ही थे, माँ इंतज़ार करती थी। इसलिए पाकिस्तान से भी बहुत देर से निकले थे। तो पता चला कि मेरे पिताजी वहाँ गुज़र गए हैं और मैंने भी अपना पिताजी नहीं देखा था, तो दुख में जाते थे। लेकिन एक दूसरा जो पहलू था वो बहुत ही सुंदर था कि मेरे बहुत सारे कज़न, मेरे 3 बड़े भाई थे, तो उनके साथ मैं बहुत ही यानी कि हिल मिल के आम तोड़ना, बगीचों में जाना, चोरी जो रहते हैं ना, इटी डांडू वगैरह खेलना। और मेरी माँ लड़कों के ही कपड़े मुझे पहनाती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा भाई एक गुजर गया था। अच्छा। जो रिसेंटली उसको गुलाब, तो उसके कपड़े थे, उसकी याद उसे इतनी आती थी कि वो मुझे उनके ही कपड़े पहनाते थे। अच्छा। लड़कों की। तो समझिए मैं लड़कों की तरह ही सारी हरकतें किया करती थी, खेला करती थी। खेल वगैरह मेरे ऐसे बहुत थे। वो पहले था। उसके बाद में जब उन लोगों से छूटी तो फिर मैं वैसे ही नॉर्मल जो रहता है गुड़िया गुड़िया को खेल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपका फिर जन्म कहाँ हुआ और आप यही पूना में ही जन्म हुआ कि कहाँ पर? मेरा जन्म कराची सिंध में हुआ। अच्छा, आपका पाकिस्तान में जन्म हुआ? जी जी। तो फिर वहाँ से यहाँ का सफ़र कैसे हुआ? मुझे तो कुछ याद नहीं, मैं 1 साल की थी जी। और देर से ही हम लोग गए थे। ये कब की बात है? लाइक 1900? मैं जो मेरा जन्म हुआ था 56 में। जी। हाँ, तो 1 साल की थी तभी हम निकले। हम उस समय पे नहीं निकले जब 47 वगैरह में नहीं निकले, क्योंकि पिताजी का इंतज़ार कर रहे थे, वो आएंगे जी। इसलिए। तो ऐसी बात है। तो आप किन के साथ में फिर मेरे मामा जी थे। हाँ। मामा जी का 8 बच्चे थे। हाँ। मामा, नानी, नाना सारे लोग थे। हाँ। तो उनके साथी मेरे मामा जो थे वो मामलेदार थे, मुक्ताकार जिसको बोलते हैं, यानी कि वो पहले ही थे जिन्होंने एसएससी पास की थी वहाँ पर सिंध में। तो उनको बहुत बड़ी पोस्ट थी और वहाँ पर भी बहुत बड़ा बंगला था कराची में भी। तो उनके साथ ही हम लोग सब चले आए। मेरी मासी भी थी, मासी का लड़का भी था, ऐसे सभी लोग मिलके। तो आप वहाँ से आए तो पहले, फिर उसके बाद में आप लोग इंडिया में फिर कहाँ आए? इंडिया में पहले तो हमें उन लोगों ने उर्ली कांचन जो उर्ली है अपनी, वहाँ पर घर दिया। मेरे मामा के वसीले से मैं अच्छा घर मिला, लेकिन लोग तो तंबू में या उधर रहा करते थे, लेकिन हमें अच्छा घर मिला था, बड़ा बहुत ही। तो मिलिट्री की कैंप थी।
तो उस टाइम में आपके परिवार से जो अनुभव मिला तो उसका असर आप पर क्या हुआ? ऐसा हो गया, मैं अंदर बहुत ही यानी कि बहुत सीरियस थी। हाँ। अब मेरे बचपन के बारे में या मेरी माँ की हालत देख के वो बेहोश बेहोश हो जाती थी और मेरे पिताजी का इतना इंतज़ार करती थी उसकी चीज़ें देखकर वगैरह। तो एक किस्सा बहुत ही इमोशनल था कि वो लोग अलग हुए और उनको क्लाइमेट नहीं भाई। मेरी नानी जल्दी गुजर गई और ऐसे एक दूसरे के पीछे मौतें होने लगी मेरे घर में। ऐसा लगता था कि पाकिस्तान का जो पानी, जल और वातावरण वो भुला ही नहीं सकते थे बड़े हमारे। तो डेथ्स बहुत हुई उस समय पे, बड़े ऐसे गुजरते गए जैसे पक्षी नहीं क्या अलग होते अपने वतन से, ऐसा हो गया था। तो उनकी बातें सुन के मैं बहुत सेंसिटिव थी सिंध पाकिस्तान के लिए। हाँ, तो आपका मन करता था वापस जाने का? मेरा बहुत मन करता था और मेरी माँ तो कहती थी मैं बड़ा कुलूफ लगा के आई हूँ। हाँ। और वो हम जाके उधर उधर ही थोड़े टाइम के लिए आए हैं, दंगे हैं ना इसकी वजह से आए हैं, बाकी तो हम उधर ही जाएंगे। तो आपके मन तो में मेरे मन के अंदर थी भी पक्का था कि कि कभी मैं लौटूंगी। सिंध पाकिस्तान में जाऊंगी, बचपन से ही था जी। तो फिर यहाँ पे धीरे धीरे आगे की जिंदगी कैसे चलती गई? आगे की जिंदगी तो बहुत ही मौज मस्ती से 3-4 लड़कों के साथ हम जो करते थे शैतानियाँ, बगीचों में से आम तोड़ना, अमरूद तोड़ना, ऑरेंज से तोड़ना, आम तोड़ के आना। या एक तो कभी बहुत बड़ा एक मंदिर था, वहाँ से बहुत सारे कांच की वस्तु भी हम लोग अच्छा, वो भी उठा ले जाते उठा के। तो फिर पीछे पड़े थे, माली पीछे पड़ा करते थे डंडे लेकर, हम भागते। एक बार घर तक आके पहुंचे और उन्होंने फिर बचे कैसे आप लोग? बहुत मुझे खास करके वो चढ़ाते थे ऊपर ज्यादा में ज्यादा आम तोड़ने के लिए या कुछ तोड़ने के लिए। तो मैं बहुत एक्सपर्ट हो गई थी पेड़ों पे चढ़ने के लिए, जिम्नास्ट हो गई ये थी। बहुत मजेदार हिस्सा रहा मेरा उनके साथ। तो उन्होंने खूब आपकी एक्सरसाइज करवा दी। हाँ, अच्छा लगता था। अच्छा लगता। और आज याद करते हो वो सारी चीजें तो कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती। मैं अपने आप को फिर लड़का समझने लगती हूँ और लड़का और ऐसे ही चंचल एक रहती है। लेकिन एक हिस्सा था बहुत इमोशनल था। मैं बहुत सोचा करती थी छोटेपन में ही। मैं नदियों के किनारे उधर उधर कांचन में बहुत था और वहाँ पर पत्थर उठाया तो बिच्छू रहते थे, सांप रहते थे और हमें जैसे खेल होता था। हम लोग पत्थर उठाते थे, बिच्छू मिला, अरे बिच्छू बिच्छू, तो सब लोग मिलके उसको मारते थे। तो दैट वाज तो यहाँ से आप जैसे आपने एक बहुत भरा पूरा बचपन जिया, लेकिन फिर भी कहीं दिमाग के पीछे वो यादें थी। हाँ, तो लिखा करती थी मैं। तो यादें क्या कि उस समय पे 10 साल की उम्र में माँ का दर्द जो है मुझसे सहा नहीं जाता था और उसका इंतजार इसके वास्ते बहुत ही इमोशनल थी। और मेरे जो भाई थे जी, घनश्याम नाम था उनका। हाँ। वो स्कूल छोड़ के आए थे, बड़े थे उम्र के, तो उनको बहुत शौक था पढ़ने का। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया था, अपने कपड़े भी नहीं लाए थे, किताबों की ट्रंके भर के लाए थे। किताबें की ट्रंके तो 4-5 जो रहती है ना, वो सब वो बड़ी वाली जो रहती है ना आपकी इसकी पत्रे की जो रहती है। तो वो उर्दू की मैगजीन, उर्दू में मेरे भाई पहला नंबर आए थे वहाँ पर उर्दू के सब्जेक्ट में। उनको बहुत शौक था। सिंधी थे, सिंधी में इतना नहीं लिया उन्होंने जितना उर्दू में लिया। तो उनसे प्रेरित हुई मैं उर्दू के लिए। तो फिर ये आपने 10 साल से ही लिखना शुरू किया जी। और आपकी फिर जो शिक्षण थी, पढ़ाई थी, वो किस तरीके से आगे बढ़ी? आगे 10 साल में जब वहाँ से आए फिर ये सारी चीजें हुई। वहाँ पर एक स्कूल खुला था जी, जो यानी कि पढ़ाते थे वो सिंधी मीडियम से ही। तो उन्होंने जल्दी स्कूल एक खोल दिया था जहाँ पर मैं उली कांचन में पढ़ा करती थी। और आगे चल के हम पूना
कांचन से पिंपरी में आए, फिर पिंपरी से हम पूना में हमने दुकान मेरे भैया ने खरीदी तो पूना रहने आए। जी। तो पूना में मैं सेंट मीरास हाई स्कूल साधु वासवानी का, हाँ हाँ हाँ। वहाँ 5th स्टैंडर्ड से पढ़ाई शुरू की। तो वो आपका फिर यहाँ पे आपका, क्योंकि कई परिवेश बदले, आपके भाषा के भी परिवेश बदले, क्योंकि यहाँ पे आए महाराष्ट्र में तो मराठी भी थी, हाँ, साथ में आपकी सिंधी भी थी, आपकी खुद की मातृभाषा, फिर उसके बाद में आपका परिवेश से उर्दू भी थी। तो इन सबको आपने कैसे संतुलित किया यहाँ पे आने के बाद में आपको कभी, और साथ में हिंदी का भी वो था, तो मराठी कभी दिक्कत नहीं हुई? हाँ, मराठी तो आसपास बहुत ही बात सुनती थी और सब मराठी, हम जहाँ जहाँ रहे वो मराठी में ही, महाराष्ट्र लोग के बीच में ही रहे यहाँ हाँ। पर पूना में। ऐसा हुआ यानी कि पहले भी बचपन में भी महाराष्ट्र नहीं आसपास थे, सिंधियों की कॉलोनी में हमारा घर नहीं होता था। जी जी। बाद में सदाशिव पेट में ही मैं रही, हाँ जहाँ पर ऐसा ही था। फिर उसके बाद में भी मयूरभंज ने महाराष्ट्र का ही वातावरण। हाँ, तो आपने फिर वहाँ से कुछ मराठी भी सीखनी शुरू करी? हाँ हाँ, मराठी। हाँ। और जो हिंदी थी वो मेरे छोटे भाई थे जवाहरलाल, छोटे मेरे से छोटे नहीं, तीनों मेरे बड़े भाई थे जी। तो जवाहर जो थे वो उन्होंने मुझे हिंदी जो है ना परीक्षाएं दिलानी शुरू कर दी। तो कोई मकसद था हिंदी की परीक्षाओं को देने का? जैसे हाँ, आपके पास में मकसद था, आप मैं पहले से जल्दी से जल्दी उर्दू जानती थी, हाँ, तो वो आपके लिए काफ़ी था कि आप उर्दू में बात कर सकती थी, तो हिंदी का ये मकसद? हिंदी में मुझे शौक था, मैं चाहती थी कि मैं हिंदी में, उन दिनों में हिंदी में डिग्रियां ऐसी मानी जाती थी कि साहित्य रत्न रहा तो एमए रहता था, और अगर कोविड पास की तो बीए माना जाता था, और सीनियर सनद की या जूनियर सनद की तो बीएड की डिग्री होती थी। मैं जल्दी से जल्दी अपने पाँव पे खड़ा रहना चाहती थी, इसलिए मैंने हिंदी की परीक्षाएं 6th स्टैंडर्ड से हिंदी की परीक्षाएं भी देनी शुरू कर दी। अच्छा, तो ये आपके मन में ये क्यों आया कि मुझे अपने को स्वावलंबी बनाना है, अपने खुद से कमाना है, ऐसा मन में क्यों था आपके? मैं अपने भाइयों को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए 9th स्टैंडर्ड में, जब मैं 9th में थी तो मैंने ट्यूशन शुरू कर दी। तो 1st 2nd वाला एक इंग्लिश मीडियम का आता था, उसके लिया करती, मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। उसके बाद जब मेरी 10वीं हो गई सेंट मीरास में, तो मैं प्राइमरी टीचर बनी। तो जब आपने पहला ट्यूशन पढ़ाया तो आपको पहली फीस कितने मिली? पहली उस जमाने की फीस तो जो आपने 30 रुपए 40 रुपए मुझे मिल गए, तो मैं बस से आराम से जाने लगी स्कूल में, नहीं तो चलते हुए जाना पड़ता था। मैं भाइयों से नहीं मांगती थी, पता नहीं क्या था मुझ में, अभी तक भी मैं किसी से के आगे हाथ नहीं फैला सकती किसी भी हालत तो वो में। 30 रुपए का फिर आपने क्या किया? उससे मैं बहुत ऐश करती थी, मजे आते थे। जो पहली वाली आपको मिली थी? हाँ, पहली मिली थी तो कुछ यादगार? हाँ, सबको सिनेमा लेके गई थी। अच्छा। सारे परिवार कौन सी पिक्चर आप? लाजवंती। अरे वाह। वो सारा परिवार आया था, 9 से 12 तक हम सब लोग गए थे, तो बहुत मेरे मजे आए। और उसके बाद में मेरी भी लॉटरी लग गई, क्योंकि मैं आराम से बस में आने लगी, और फिर मैं नाश्ता करने लगी वहाँ का। अच्छा। जो रहता था छोला भटूरा सिंधी का था स्कूल में, तो वो मैं आराम से नाश्ता खाने लगी। तो यही बात हुई। तो खुद के कमाए हुए पैसे का जो मजा होता है वो आपने छोटी उम्र में बचपन से लेके अभी तक। हाँ, वो चशक अभी लग गई तक आपको। मेरे हाथ नहीं। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपको स्वावलंबी होना बहुत जरूरी है, और जो मेहनत के पैसे होते हैं उसका मजा कुछ और ही होता है। ऐसे ही मैं लंदन में थी तो मैं बहुत दिनों से काम नहीं करी थी, मैंने वॉलंटरी काम करना शुरू किया, तो पहली बार मुझे 4 पाउंड मिले, तो मैंने वो वहाँ की कैंटीन से चिकन करी खाई और बस से गई। तो मुझे लगा
नहीं, अपने पैसे अपने होते हैं। तो इस तरीके का हम सभी में एक स्वावलंबन की बात होना जरूरी होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपकी पढ़ाई हो गई, आपके जो भाई साहब थे उन्होंने आपको प्रेरित किया हिंदी की परीक्षाएं देने के लिए। तो जब आप हिंदी पढ़ रहे थे तो ऐसा किन कवियों का या साहित्यकारों का आप पे असर पड़ा? सुमित्रा नंदन पंत का बहुत मुझे असर, क्योंकि मुझे प्रकृति वैसे भी अच्छी लगती थी। जी हम जहाँ बचपन से रहे थे वहाँ पर नदी पहाड़ झरने बहुत हुआ करते थे। उल्ले कांचन में बहुत ही वातावरण ऐसा था, नदी पास में थी। और मैं अंतर्मुखी बहुत थी, घंटों घंटों जाके बैठती थी मैं प्रकृति में। आप प्रकृति से बातें किया करती थी? हाँ, वो प्रकृति से लिया हुआ आज भी आपके चेहरे पे झलकता है। वो खूबसूरती झलकती कि। तो फिर आगे तो किस तरीके से सुमित्रा नंदन पंत जी का जो काव्य था वो आपके लेखन और उसमें आपको प्रेरणा मिली? हाँ, और आया यानी कि वो काफी प्रकृति का काफी कुछ झलकें दिखाई देती है मेरे गजलों में भी, वहाँ पर भी। और प्रकृति अभी बाद में भी मुझे अभी तक बहुत अच्छी लगती, खो जाती हूँ। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेरा झुकाव उधर ही रहता है, झरना पहाड़। या पता है बच्चों को भी पिकनिक पे ले गई नितिन, तो हम लोग झरनों में मैं कैसे कर रही थी, एकदम बच्ची बन के वो छप 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 करना शुरू हो जाते हैं झरनों में। अब अपनी छतरी लेके खड़े हो जाना। तो और तो प्रकृति की बात होती है तो जैसे मुझे भी अच्छा लगता है। तो मुझे जब समय, और खासकर मैं जब से महाराष्ट्र में आई हूँ तो यहाँ की बारिश का मैं इंतजार करती हूँ यहाँ के कि वो एक मैं तो भीगा ही करती थी एकदम। मैं भी जब पहली बारिश पड़ती है मैं गाड़ी उठाती हूँ, निकल जाती हूँ। तो मेरी साइकिल थी जी, साइकिल मुझे थी जो मैं स्कूल में जाती आती थी। हाँ। तो उसमें मैं माँ कितना भी चलाती, मैं रेनकोट के बगैर ही चली जाती। तो ये एक जो प्रकृति से जुड़ाव है, तो आपको प्रकृति से जुड़ाव, और मैंने आपको कई बार काव्य पाठों में भी सुना है। मैं पहले भी पिछले 5 साल से मैं आपको जानती हूँ और मैं मिली हूँ। तो आपकी कविताओं में और आपके लेखन में गजल का बहुत योगदान रहा है। ऐसा क्यों, और कब आप गजल लिखने के लिए प्रेरित हुए? पहले तो मैं कविताएं लिखा करती थी, क्योंकि गजल सीखना उस समय पे काफी ये था। तो कैसे बाद शुरू में किया? हाँ, मुझे अचानक ही ऐसा लगने लगा कि कविताओं का थोड़ा बंदिश होनी चाहिए और गजल होनी चाहिए। तो हमारे घर में एक उर्दू के कवि थे, शायर थे, उनको मैं बुलाया करती थी। बाकायदे मैं उनसे सीखी, नजीर फतेहपुरी जी अभी तक हयात है। हाँ, आज भी तो उनसे मुलाकात हुई है मेरी। हाँ, तो मैं उनसे तख्ती बाकायदे करना सीखी। तख्ती रहती है जिसमें क्या रहता है, गजल बंद हो जाता है और उसका जो है ना एक स्वर उभरता है। अच्छा। और वो जो गजल रहती है वो स्वरों पे ही है, बसंत बहार वगैरह वगैरह जो रहते हैं ना उसके ऊपर भी। कुछ मेरे गजल ऐसे हैं जिसमें नृत्य भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो बंदिश है। बंदिश जो संगीत की बंदिश होती है वो भी वो उसमें झलकती है, जो आपकी शैली। तो एक ये और उर्दू का समन्वयन जो आपका हिंदी और उर्दू का दोनों आया, तो उससे कभी आपके जो सुनने वाले हैं उन्होंने कभी ऐतराज नहीं किया कि आप शुद्ध हिंदी में क्यों नहीं लिखते या आप खाली उर्दू में क्यों नहीं लिखते? नहीं, मुझ पे अभी किसी भी नहीं, मुझे अपनाया जैसे मैं थी। जी। तो ऐसा कभी नहीं, ऐसी कभी स्थिति आई कि कोई। जी। तो आपका ये, जैसे हमने जाना कि आपके परिवार ने बहुत ज़्यादा आपको सहयोग दिया, खासकर आपके भाइयों ने। तो जब परिवार से आगे बढ़े उसके बाद में आपने जो
नौकरी पाई वो अपनी कमाई के लिए, वो कैसे पाई आपने? बात पहली ऐसी नौकरी। है, पढ़ाई के बीच में बाधा बहुत आई। हाँ हाँ। ऐसी आई कि जब पाकिस्तान से आए थे तो जल्दी शादियां होती थी, मेरे भाइयों ने भी बहुत छोटी उम्र में ही शादी की थी। तो मैंने 5वीं पास की, उसके बाद मेरे शादी के कितनी उम्र प्रपोजल। होगी आपकी? बहुत छोटी थी, बस मुझे लगता है 5वीं में जो बच्चे रहते हैं उस तरीके की, 13-14 वर्ष की, 12 साल की, तो उन लोगों ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी थी। जी। कहा कि अभी शादी कर दो। तो खास करके आपको कैसा प्रपोजल लगा? जो थे, हाँ, नहीं मैं नहीं करना चाहती थी शादी। आपने विरोध किया कुछ? विरोध बहुत किया। मैं भाग के अपने मौसी के घर में चली गई, जी। देवलाली नासिक में। जी। और वहाँ पे एक था, स्कूल था, वहाँ पर मैंने पढ़ाई अपना नाम डाला और वहाँ पर पढ़ने लगी। और गई थी तो सिर्फ 2 फ्रॉक लेके गई थी, तो मैं भाग गई थी अपनी मौसी के साथ। अच्छा। घर से ही, हाँ हाँ। कि मैं पढ़ूंगी। और वहाँ पर मैंने डबल प्रमोशन लिया, 66। तो बाद में मेरी माँ बहुत परेशान होने लगी मेरे बगैर। वो आई मिलने, मैंने कहा मैं कभी नहीं आऊँगी यहाँ पर, मैं पढ़ाई अपनी पूरी करूँगी, मैं शादी वादी नहीं करने वाली हूँ अभी। तो वहाँ पर मैंने डबल प्रमोशन में 5वीं, 6वीं, 7वीं ऐसे वहाँ पढ़ाई की वहाँ पर। तो इस तरीके से फिर मेरे प्रतिकार का उन लोगों ने फिर कहा कि 10वीं पढ़ो, मैट्रिक पास करो इधर आके। हाँ। तो सेंट मीराज में मैं जो है मैंने पढ़ाई शुरू कर दिया आके। तो उस समय आपकी शादी हो गई थी? नहीं, अच्छा, शादी मतलब नहीं की। शादी नहीं किया आपने? तो यहाँ मतलब ये एक और हमारे दर्शकों के लिए है कि इंदिरा जी ने उस समय में अपने स्वावलंबन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए विरोध किया और जीती भी। तो फिर आगे आपने फिर आगे अपनी पढ़ाई कैसे पूरी की? और तो फिर एक बात कहूंगी कि मैं जो भी जीतती थी वो नम्रता पूर्वक, हठ नहीं था, हाँ। या तीखी जबान नहीं थी, लेकिन जो मैं करना चाहती हूँ वो करके ही रहती हूँ, ऐसा था मेरा। ये एक वो भी है कि आपका परिवार भी आपको समझने वाला, सुनने वाला होना चाहिए, क्योंकि कई परिवारों में ऐसा होता है कि अगर आपने विरोध किया तो आपके साथ में उनका हट चल जाता है, या एक परिवार में एक टशर आ जाती है कि आप नहीं करोगे तो हम, इस तरीके की एक ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसा कुछ आपके साथ में नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपना कदम उठा लिया और पढ़ाई डबल प्रमोशन से पास करके आ गई। तो बाद में थोड़ा रास्ता साफ हो गया, उनको समझ में आ गया, उन्होंने एसएससी तक मुझे यानी कि परमिशन दे दी। तो मैट्रिक तक तो पहले, बाद में बहुत सारी बातें हुई, कॉलेज कैसे पढ़ी। मैं एसएससी में भी नौकरी करती थी, प्राइमरी टीचर की। जी जी। वहाँ फ्रॉक पहनती थी, हाँ, अच्छा। कॉलेज में। हाँ। और साड़ी वगैरह, साड़ी कंपल्सरी थी उन दोनों में। तो साड़ी वगैरह डाल के प्राइमरी टीचर बन जाती, सामने ही था सही। अच्छा, तो आप वही तो कैसे दोनों चीजें आप संभालती थी? मतलब कभी थकान नहीं होती थी? कभी लगता था कि क्या कर रही हूँ, छोड़ो, अभी जिंदगी जीनी है, मैं अभी काम में लगी हुई हूँ? ऐसा नहीं, मुझे कुरकुर कभी नहीं हुई। मैं बहुत थ्रिलिंग से लेती हूँ, स्पोर्टिंग नेचर है। जी जी। मुझे, हाँ, तो मुझे वो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं दुखिया हूँ बेचारी। नहीं, जैसे ये होता है कि हर तरीके का कि ये भी करना है, वो भी करना है, तो वो संभालने में कभी, क्योंकि वो जमाना ऐसा भी थी कि सारी उस समय वो सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तो उन सुविधाओं के बिना भी 2-2 जिम्मेदारियां, 3-3 जिम्मेदारियां संभालना और अपनी पढ़ाई भी संभालना, वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलती थी? वो प्रेरणा कहाँ से मिलती थी कि सुबह उठे? आजकल के बच्चे हैं या आजकल का यूथ जो है, सोमवार आता है, अरे ऑफिस जाना है, कौन जाएगा इतने ट्रैफिक में, कौन 2 घंटे गाड़ी ड्राइव करके जाएगा, ऐसा दिमाग में उनके चलता रहता है।
तो ऐसी कुछ सोच उस जमाने के हिसाब से आपके दिमाग में नहीं आई? नहीं नहीं, मैं मजे मजे से साइकिलों से कहाँ कहाँ से किधर कहाँ चली जाती थी। वो साइकिल भी मुझे इनाम के तरह मिली थी। जी जी। मैंने सेंट मीराज में डांस की थी। हाँ। गाना बजाए और डांस को मैनेज किया था, अच्छा। नृत्य को, गाना बजाए बंसुरी। तो खुश होके वाइस प्रिंसिपल ने मुझे साइकिल दे उस दी। जमाने में साइकिल मेरे मिलना एयर टिकट मिलने के बराबर था। हाँ, एक साइकिल खरीदने के लिए भी कितने पैसे जोड़ने पड़ते थे उस समय, वो कार के बराबर ही था। बहुत, हाँ साइकिल मिलना बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता अभी था। आपने डांस का जिक्र किया, डांस आपने कब और कहाँ सीखा? अभी तक आपने ये नहीं बताया। मैं बस नृत्य ऐसे ही करने लगी जी। बाद में मैंने बाकायदा सीखा। यहाँ पर कोई स्कूल था डांस का, सुबह लक्ष्मी का जी। तो उनसे मैंने कथक सीखी। तो आपने कुछ 2 परीक्षा साल नहीं दी? 1-2 साल सीखी मैं। जी। तो उसमें जितना हो सका उतना किया। अच्छा। मैंने कथक बाकायदे मैंने सीखी। मैंने शास्त्रीय संगीत भी सीखा, बाल गंधर्व था वहाँ विद्यालय, हाँ। तो वो भी सीखा। मुझे शौक था इन बातों का। आप सब होती थी, सारी चीजें पता नहीं मुझे। जिस तरीके से आजकल बोला जाता है कि आप अपने नई चीजें सीखें, नई चीजें, तो वो आपने पहले से ही सीख के अपने को सबल बना लिया था। तो फिर ये आगे बढ़ते हुए तो आपका पारिवारिक जीवन कब शुरू हुआ? शादी कब बहुत की देर आपने? से हुआ, बहुत देर से हुआ। और कैसे बीच में हुआ? ये भी मैं कहना चाहूंगी, जो जी। कहते हैं ना कि हिंदी से रोटी रोजी मिले, जी और मुझे नौकरी जो मिली वो हिंदी की डिग्री पे ही मिली। जी। पिंपरी में हाँ, हाँ। मैंने जब सीनियर सनत किया था तो सीनियर सनत हिंदी की टीचर स्पेशल, हाँ। उल्टा मुझे ज्यादा पे देके उन लोगों ने पिंपरी में मुझे जॉब दिया था। तो एसएससी से ही, एसएससी पास करके हिंदी की डिग्री पे मुझे नौकरी मिली थी। जी। तो रोटी रोजी मेरी हिंदी हो गई। वो तो है जिसकी अगर आप जिस पे अपना समय ज़्यादा व्यतीत कर रहे हैं और जहाँ से आपको अर्निंग का सोर्स आ रहा है, तो फिर हम उसके ऊपर भी लगते हैं और साथ में अपना ओवरऑल डेवलपमेंट भी करना शुरू करते हैं। तो हिंदी आपके लिए माथे की बिंदी साबित हुई। साबित हुई। जब कोई कहता है ना कि हिंदी को रोटी रोजी का जरिया, तो मुझे वो दिन याद आता थे कि मुझे इतना माना जाता था। मैं खुद एसएससी थी लेकिन मुझे साहित्य रत्न और ये जो सब चीज थी, सीनियर सनद, मातृभाषा जो यहाँ पर अपने राष्ट्रभाषा है, वहाँ पर ही मैंने की थी। और वहाँ पर ही शाह सर ने मुझे पढ़ाया था पूना के। तो हिंदी की डिग्रियों ने मुझे नौकरी दिलाई और रोजी रोटी मुझे तो मिली। हिंदी की जैसे परीक्षाएं होती थी, तो ये परीक्षाओं को आप किस तरीके से अपने देते थे? उसकी तैयारी कैसे करती थी आप? जैसे अभी मैं बोलूँ तो मैं हिंदी की तैयारी कर रही हूँ, तो आप बच्चों को क्या बोलोगे कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए उस टाइम का? क्योंकि उस टाइम में तो और भी आज़ादी का टाइम था और साथ में इंदिरा जी का टाइम था। बहुत ढेर सारी चीज़ें, बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे उस टाइम में, और हिंदी का लेखन भी काफ़ी शीर्ष पर था। तो वो उस समय परीक्षाएं निकालना, उसके लिए आप कैसे तैयारी करते थे? और मुझे कुछ लगता ही नहीं था उस समय तो। बस पढ़ा करती थी और पास में ही हमारे, मैं जहाँ मालकाड़ा किस पे रहते थे और पास में ही लाइब्रेरी थी, राष्ट्रभाषा, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा का था। तो साइकिल से जाती थी, वहाँ जाके लाइब्रेरी में पढ़ाई करती थी। तो लाइब्रेरी में आप लोग वहाँ पे बैठ के नोट्स वगैरह बनाते थे, कैसे करते थे? हाँ, वैसे नोट्स वगैरह वहाँ से बना करते थे और पढ़ती थी। और मुझे क्या मालूम क्यों सब साथ में ही हुआ करता था, नौकरियाँ हुआ करती थी, आगे पढ़ना होता था, सब पता नहीं मुझे। जब पूछते हैं तो मैं हैरान होती हूँ
कि मैं कैसे कर कि सकती किस तरीके से कैसे सब एक एक चीजें निकलती गई और लेकिन दुखी मैं कभी नहीं रही या टेंशन में कभी नहीं रही। ये एक वरदान था हाँ, हमारा। वरदान भी कहते हैं कि एक महत्व आ जाता है। ठीक। हाँ, तो अब इसके आपकी नौकरी और सारी चीजें चल रही थी, तो अब यहाँ पे आपकी कोई ऐसी कविता या शायरी है जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगी, जो आपको बहुत बेहद पसंद है? मुझे मालूम है बहुत ढेर सारी होंगी, क्योंकि आपने 700 कविताएं जी, लिखी हैं 700 मैंने, में से 700 एक या दो चुनना और बहुत बड़ी गजल- बात होती है। और जो गजल रहते हैं जी। वो 53 मैंने लिखे हैं जी। 52। और क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता था, जी। बाकी कविताएं जल्दी हो जाती थी, तो उसमें चुनना तो बहुत मुश्किल होता है। पढ़ के सुना, हाँ, दो किताबें रखी थी। हाँ, ये मुझे याद नहीं रहती है, यही नहीं बात नहीं, है, आप लिखी रहती है। पढ़ के भी सुनाइए तो हमारे दर्शकों के लिए और आगे आने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये काम आएगा, जो हमारे YouTube पे इसको देखेंगे। मुझे ये काफी अच्छी लगती है। जी। एज अ कवयित्री, रात के सन्नाटे में एक वजूद उभरता है,